हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे टारगेट 98 प्लस की सीरीज में। अब भाई ये टारगेट 98 प्लस सीरीज क्या है? तो देखिए, इस सीरीज के अंदर हम क्लास 10 2021 बोर्ड एग्जाम देने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गारंटी देते हैं कि अगर वो हमारे साथ पढ़ेंगे, यानी कि हर चैप्टर पढ़ेंगे हमारे साथ एंड टू एंड पॉइंट के साथ, तो वो भी ला सकते हैं 98 प्लस। हाँ, पक्का आप ले सकते हो टारगेट 98 प्लस, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, लेकिन हमारे साथ उसको पढ़ना होगा। जो भी मैम सजाते हैं वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो आज टारगेट 98 प्लस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और बताता हूँ आपको कि ये जो मैं समझा रहा हूँ इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, एक तरह से ये नोट्स ही है। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका को दोनों को डिफरेंस बताया गया है कि बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग हुई थी या श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग हुई, ठीक है। होता क्या है कि इन दोनों में से एक कंट्री के अंदर क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है, यानी वॉर हो जाता है। और वो वॉर किस कारण होता है कि अनइवन पावर शेयरिंग के कारण, ठीक है। और ये जो चैप्टर हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक स्टोरी की तरह है। कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत इजी चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे हम चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेल्जियम की। सो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ही एक छोटी सी देश है, एक छोटा सा देश है। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। और इसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब जो हरियाणा है उसकी आधी है। हरियाणा की 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो जो बेल्जियम है उसकी हरियाणा की आधी है, यानी कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बात और आती है इसके अंदर, जो हमारा ये बेल्जियम है वो किन किन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। आपको बस ये याद रखना है, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ इनकी बाउंड्री मिलती है, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक ऐसा भी पॉइंट नहीं रहेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बात करते हैं ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि जो भी पॉपुलेशन पूरी जो भी जनसंख्या है पूरी कंट्री के अंदर, उनमें से 59% फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं, ठीक है। वहाँ का ये एक फ्लेमिश नाम का जगह है, वहाँ पर 59% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और वो जो पॉपुलेशन है 59% वो डच लैंग्वेज बोलती है। इस लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि 59% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती है बेल्जियम के अंदर। अनदर 40% पीपुल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और 59% थे, अब 59% से आगे 40% जो पॉपुलेशन है वो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 100% में से 59% डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और 40% क्या करते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और 100% में से जब 1% बचा, यानी कि 59% प्लस 40% कितना है, 99%। अब इनमें से 1% बचा, वो क्या बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है। 1% बेल्जियंस क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या, जर्मन बोलते हैं, ओके। नाउ इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल। सो उसकी कैपिटल ब्रुसेल के अंदर 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% 20% डच बोलते हैं, ठीक है। हमने पूरे देश के अंदर क्या देखा था, 59% डच बोल रहे थे और 40% फ्रेंच बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा है और डच बोलने वाले कम है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है उसकी कैपिटल ब्रुसेल के अंदर और पूरे देश के अंदर। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। पूरे देश की बात करें तो 40% फ्रेंच थे, ठीक है, और 59% क्या थे, डच थे। तो उन 40% फ्रेंच के अंदर उनकी माइनॉरिटी उन्हें कम थे वो, तो उनके कम के अंदर क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बहुत अमीर थी और पावरफुल भी थी, उनके पास सत्ता थी और बहुत अमीर थे वो, ओके। अब देखिए,
thus led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1916। अब क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनके बीच में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। ठीक है, वो बहुत अमीर थे, उनके पास सत्ता भी थी, लेकिन इससे क्या हुआ कि 1950 और 1960 1950 और 1960 के बीच में क्या हुआ कि जो वो दोनों कम्युनिटी थी डच और फ्रेंच, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हुआ, झगड़ा होने लगा। ठीक है, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा होने लगा। द टेंशंस बिटवीन देम वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब पूरे देश की बात नहीं है, लेकिन जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, उसके अंदर ये झगड़ा ज़्यादा होने लगा। उनके बीच में, फ्रेंच और डच के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों के बीच में 1950 और 1960 के बीच में टेंशन होने लगी, यानी झगड़ा होने लगा। ब्रुसेल के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ ये काम। अब आपने इसके अंदर क्या चीज़ देखी कि जो बराबर नहीं हुआ इसके अंदर पावर शेयरिंग, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच डिफरेंस किया गया। कहने का मतलब है कि पावर को बराबर शेयर नहीं किया गया। ठीक है, पावर शेयरिंग नहीं हुई तो पावर शेयरिंग के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लड़ाई और दंगे हो गए। तो हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब सिचुएशन देख लेते हैं किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के अंदर सिचुएशन इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर क्या सिचुएशन थी, तो देखिए श्रीलंका हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। श्रीलंका के पास 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, श्रीलंका के अंदर 2 करोड़ की जनसंख्या है और हरियाणा के अंदर भी 2 करोड़ की संख्या है, यानी कि हरियाणा और श्रीलंका के अंदर बराबर जनसंख्या है। लेकिन ब्रुसेल के अंदर, हमने बेल्जियम के अंदर क्या देखा था, बेल्जियम के अंदर 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि श्रीलंका की आधी थी। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स। जो बेल्जियम था उसके अंदर 2 थे, डच और फ्रेंच। जर्मन तो 1% ही था, लेकिन जो मेन थे वो डच और फ्रेंच थे। लेकिन जो हमारा श्रीलंका है उसके अंदर 2 है, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। 2 लैंग्वेज है और 2 टाइप के पर्सन यहाँ पे रहते हैं। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स है यानी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो 74% है और जो तमिल बोलने वाले हैं वो 18% है। दोबारा बता रहा हूँ कि जो सिन्हाला स्पीकर्स है, सिन्हाला बोलने वाले वो 74% है और जो तमिल बोलने वाले हैं वो यहाँ पर कितने परसेंट है, वो 80% है। ओके, अब हम आगे बात करते। सो प्लीज़ अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम्स। अब जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल थे, सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे उनमें से बुद्धिस्ट थे वो, ठीक है, बुद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम्स, लेकिन जो तमिल थे 18% तमिल थे, उनमें से आधे हिंदू थे और आधे मुस्लिम थे। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और वहाँ पर जो श्रीलंका है उसके अंदर 7% क्रिश्चियंस थे और वो जो क्रिश्चियंस थे वो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते थे। अब देखते हैं श्रीलंका के अंदर बाद में आगे क्या हुआ। अमोंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। अब जो तमिल थे उनके अंदर भी 2 प्रकार के तमिल्स आते थे, उनमें से भी 2 प्रकार के तमिल्स बटे हुए थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो पहले से ही सदियों पुरानी से ही जो तमिल यानी कि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर रहते थे, तमिल नेटिव्स का मतलब जो श्रीलंका के अंदर पहले से रहते थे उनको क्या बोला जाता था, श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता था। और 18% पूरे जो तमिल्स थे उनमें से 13% कौन से थे, श्रीलंकन तमिल्स थे। द रेस्ट हुज forefathers come from India as plantation workers during colonial period are called Indian तमिल। और 18% में से 13% तो श्रीलंकन तमिल्स आ गए और जो बाकी बच गए, ठीक है, जो बाकी बच गए 5% वो कहाँ से आए थे, इंडिया से। इंडिया से कैसे आए थे कि क्या होता था कि पहले उनके जो पूर्वज थे, ठीक है, उनके पूर्वज थे वो इंडिया से श्रीलंका में आए थे, किस लिए, प्लांटेशन वर्कर के रूप में, ठीक है। कॉलोनियल यानी पुराने समय के अंदर फोरफादर्स यहाँ पे क्यों, उनके पूर्वज, ठीक है। और उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स के नाम से उनको जाना जाता था, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब यहाँ पर ये बात याद रखना कि तमिल्स कितने थे, 13% थे, 14% थे, 5%, ये याद रखना क्योंकि एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है और इस साल तो एमसीक्यू ज़्यादा आने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब हम देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर लड़ाई दंगे कैसे हुई। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो लड़ाई हुई, पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हुई, वो किस कारण से हुई वो हम अब देखेंगे। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर पूछ ली जाती है। श्रीलंका है वो आज़ाद बना था 1948 के अंदर। भारत 1947 के अंदर आज़ाद बना था और श्रीलंका 1948 के अंदर आज़ाद बना था। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में, 1948 में वो आज़ाद हुए और 1956 में क्या हुआ कि जो श्रीलंका थे उनके जो भी लीडर्स थे उन्होंने एक एक्ट पास किया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट में क्या कहा गया कि जो सिन्हाला है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए। ठीक है, 1956 में उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने एक एक्ट निकाला कि सिन्हाला जो हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो तमिल्स थे, तमिल बोलने वाले लोग थे, वो डिस्कार्ड हो गए, यानी कि वो नाराज हो गए। ठीक है, उनको उनके लिए मतलब उनकी लैंग्वेज तमिल को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई, तो इससे क्या हुआ, उनको दुख हुआ। इससे क्या हुआ कि वो सरकार से भी नाराज हो गए। As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities distracted. इससे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो इससे क्या हुआ कि जो सिन्हाला है और तमिल है उन दोनों की कम्युनिटीज़ के बीच में दरार पड़ गई, यानी कि उन दोनों के बीच में दरारें आने लगी, नाराज़ हो गए एक दूसरे से, तमिल उनसे जलन की भावना रखने लगे। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उन्हीं की लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो इससे क्या हुआ कि तमिल वालों को अच्छा नहीं लगा और वो उनसे डिस्ट्रैक्टेड हो गए। अब देखो आगे क्या हुआ। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। 1980 के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे धरने दिए गए, बहुत सारे आंदोलन हुए। किसके द्वारा हुए? तमिल्स के द्वारा हुए। और तमिल्स ने उन आंदोलन के अंदर, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मांग की? उन्होंने मांग की कि हमें एक आज़ाद तमिल स्टेट दिया जाए, कि उनका भी एक अलग से एक तमिल स्टेट, तमिल राज्य होना चाहिए। ठीक है, वो चाहते थे कि उन्हें एक तमिल इलाम, इलाम का यहाँ पे इलाम का मतलब क्या है, इलाम भी पूछा जाएगा आपको। इलाम का मतलब होता है स्टेट, उन्हें भी एक तमिल इलाम दिया जाए। 1948 में जो श्रीलंका है वो आज़ाद हुआ। 1956 के अंदर उन्होंने बताया कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और 1980 के अंदर जो तमिल वाले थे उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किए और मांग की कि जो तमिल है उनका भी एक अलग से आज़ाद स्टेट बनाया जाए। इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो बात थी वो एक वॉर, एक सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक जंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब सिविल वॉर होने के कारण क्या हुआ कि दोनों जो कम्युनिटीज थे, सिन्हाला और तमिल, इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध के अंदर क्या हुआ कि हजारों लोग, दोनों कम्युनिटीज के, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग मारे गए। सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज के कम से कम हजारों लोग मारे गए। ठीक है, यानी कि इस सिविल वॉर ने हजारों की जान ले ली। ओके, अब आगे क्या हुआ कि द सिविल वॉर हैज कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब जो सिविल वॉर हुआ उससे हजारों लोगों की जान गई दोनों कम्युनिटीज़ में से। और इससे हुआ क्या कि जो सोशल, सामाजिक, कल्चरल, जो भी कल्चर से आ रहे जो भी काम हो रहे थे उनको रोक दिया। इकोनॉमिक लाइफ यानी बहुत से प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ, यानी कि शॉप्स को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को भी प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, और जो लोग मर रहे थे उनकी लाइफ का लॉस हुआ। सोशल यानी सामाजिक व्यवस्था का भी लॉस हुआ उसी सिविल वॉर के कारण। इट एंडेड इन 2009 और बहुत से लोग मारे गए इस युद्ध के अंदर और अंत में जाकर ये युद्ध समाप्त हो गया। अब भाई ये युद्ध समाप्त कब हुआ? ये युद्ध समाप्त हुआ 2009 के अंदर। शुरुआत कब हुआ? 1980 के अंदर इसकी
शुरुआत हुई और ये 2009 के अंदर जाकर खत्म हो गई। पूरी जो रामायण थी वो खत्म हो गई। अब हम इसे कुछ सीखने वाले हैं। अब यही तो डिफरेंस था कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, यानी बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में ये डिफरेंस था कि बेल्जियम ने कैसे भी करके अपने देश को संभाल लिया, लेकिन जो श्रीलंका है उससे नहीं संभाला गया और क्या हुआ कि देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत से लोग मर गए और देश बट गया हिस्सों के अंदर। ठीक है, तो यही बात आती है कि पावर शेयरिंग इसीलिए जरूरी है। पावर शेयरिंग बेल्जियम के अंदर हुई थी और वो ही हम देखने वाले हैं कि बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था कि बेल्जियम एक अच्छा देश बना फिर के बाद में, यानी कि उसके अंदर वॉर क्यों नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं। नाउ एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने अपने आप को, अपने देश को कैसे संभाला। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ, जो बेल्जियम को चलाने वाले जो उसके शासक थे उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया। अब उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, ऐसा क्या किया कि बेल्जियम का जो टुकड़ा है वो नहीं हुआ, यानी कि बेल्जियम कैसे नहीं बटा, एक अच्छा देश कैसे बना। तो उन्होंने, उसके जो लीडर्स थे बेल्जियम के, उन्होंने क्या रास्ता अपनाया वो हम देखने वाले हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू लर्न, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर 4, 5, 2, 3 मार्क्स का ये जो पॉइंट्स है मैं बताने वाला हूँ ये एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। सो ये जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद करना, और याद करना तो पड़ेगा आपको, उसी के साथ साथ इन पॉइंट्स को समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर जो वाद विवाद था वो क्या था, बस इतना ही था कि सभी को बराबर का हक नहीं दिया जा रहा, जो डच स्पीकिंग है उन्हें ज़्यादा हक दिया जा रहा है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है, उसने क्या किया कि जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग, यानी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बराबर कर दिया। दोबारा समझा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है उन दोनों को बराबर कर दिया। यानी कि अगर 5 एग्जाम्पल ले हम, अगर 5 मिनिस्टर अगर डच स्पीकिंग है तो 5 ही मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग भी होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बराबर मिनिस्टर कर दिए। ओके, सो ये था इनका पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। May powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country। अब हुआ क्या था कि जो हमारी कैपिटल है इसकी बेल्जियम की ब्रुसेल्स, उसके अंदर भी वाद विवाद हो रहा था। फ्रेंच वाले ज़्यादा थे और जो हमारे डच स्पीकिंग के वो कम थे। तो इसके अंदर क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी आधी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, यानी कि कुछ पावर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए थी वो उनमें से आधी किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी, दोनों रीजन के अंदर। ठीक है, दोनों रीजन के अंदर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। यानी कि मान लीजिए स्कूल्स है, वो अगर सेंट्रल चला रहा था कुछ स्कूल्स को, तो वो केवल वो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वही चलाएगी उनको। इससे क्या हुआ कि जो उनका बीच में जो डिस्ट्रैक्शन था वो कम हो गया थोड़ा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, उसके पास भी एक अलग से गवर्नमेंट यानी सेपरेट गवर्नमेंट थी। यानी कि 2 प्रकार की गवर्नमेंट तो होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ब्रुसेल यानी बेल्जियम की कैपिटल थी, उसके पास एक अलग प्रकार की कम्युनिटी और थी। ठीक है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं या फिर कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो उस गवर्नमेंट के अंदर जो कम्युनिटीज़ थी उनके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। यानी कि अगर उस गवर्नमेंट के अंदर 10 लोगों के 20 लोग होंगे तो जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग है उनके भी 20 ही लोग होंगे। तो यही था इन दोनों के बीच में। यानी कि ब्रुसेल के अंदर अगर सेपरेट गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं उनके लोग बराबर होंगे, उनके भी अधिकार बराबर होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सो नाउ 4th पॉइंट की तरफ यानी लास्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अनदर 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट
कम्युनिटी गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और हमने अभी एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट और देखी। वो तो क्या था कि उसके अंदर एक कम्युनिटी थी जिसके अंदर बराबर लोग आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा इलेक्ट की जाती थी, किसके द्वारा आती थी? ये आती थी कि किसी भी लैंग्वेज, यानी कि मान लीजिए अगर डच स्पीकिंग लैंग्वेज है तो ये केवल डच स्पीकिंग लैंग्वेज वालों के द्वारा ही ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट की जाएगी। यानी कि इसके ऊपर अधिकार केवल डच वालों का ही है, फ्रेंच वाले इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, इसको इलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये केवल एक सिंगल लैंग्वेज सिलेक्ट करती थी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो दोस्तों यही थे आपके 4 पॉइंट्स। और ये जो बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन हुआ था, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर मार्क्स के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इनके अंदर, तो इनको प्लीज जरूर याद करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आप सभी से पूछता हूं कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब शायद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया, बेल्जियम और श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका हो गया बर्बाद और बेल्जियम हो गया उबाद। यानी बेल्जियम ने तो अपने लंका पार कर ली, लेकिन श्रीलंका लंका पार नहीं कर पाया। तो पावर शेयरिंग नहीं थी श्रीलंका के अंदर, लेकिन बेल्जियम ने अच्छा से पावर शेयरिंग की तो उनका देश उद्धार हो गया, उनका देश एक अच्छा देश बन गया। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देना, हाँ जरूर देना प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के प्रकार, यानी कि अब हम इसमें देखने वाले हैं कि पावर शेयरिंग कितने प्रकार से होती है। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, इसके ऊपर भी आप फोकस रखना। पावर इज शेयर्ड अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर को भी डिफरेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके बहुत सारे अंग है, ऑर्गन्स है, उनके अंदर हमारे पावर को शेयर करना चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर की बात करें, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है कि जो भी कानून है, जो भी हमारे लाज है, उनको बनाता है। एग्जीक्यूटिव फॉलो करता है, और जुडिशरी अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसे दंड देता है। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर लॉ बनाता है तो एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो करवाता है, अगर फॉलो नहीं करता तो जुडिशरी उसका न्याय करता है कि उसे फॉलो करना चाहिए, अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसके साथ क्या होगा। यानी कि पावर को अगर इनके गवर्नमेंट के 3 अंगों को शेयर किया जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो पावर अच्छे से शेयर होगी। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की पावर को कैसे शेयर किया जाए। सो देखिए, पावर कैन बी शेयर्ड अमोंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। पावर को भी गवर्नमेंट यानी सरकार की जो डिफरेंट यानी अन्य प्रकार के जो लेवल्स है उनके अंदर शेयर किया जाए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि वो पूरे देश को चलाता है। अगर कोई निर्णय कोई देश का है, अगर पूरे देश का कोई निर्णय आ जाता है तो उसका निर्णय कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। वैसे ही गवर्नमेंट के कुछ डिफरेंट लेवल्स को बनाया जाए। और जैसे कि बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि पूरा कंट्री के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टेट्स के लिए है, यानी कि स्टेट्स के अंदर कोई भी लॉ होगा, कोई भी नियम होगा, उसे कौन फॉलो करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कराएगा, यानी कि स्टेट के निर्णय स्टेट गवर्नमेंट लेगा। एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर लोकल लेवल, और जो कि लोकल यानी निजी काम है, जैसे विलेजेस के अंदर, सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपलिटीज होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट के अंदर सरपंच होते हैं गाँव के अंदर, तो उनको फॉलो उनके अंदर कौन होगा? उनके अंदर लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट होगी। तो ऐसे ही पावर को भी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल के अंदर शेयर किया जाए ताकि पावर शेयरिंग अच्छे से हो सके। अब हम चलते हैं आगे। देखो भाई, ये जो चैप्टर है अपना वो खत्म होने की कगार पर है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। पावर को भी सोशल ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर शेयर किया जाए, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हो गया और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गया। रिलीजियस ग्रुप्स यानी
कि जो समाज के जो भी रक्षक है उनके अंदर भी शेयर किया जाए। ठीक है, समाज को बचाने वाले जो एनजीओज है उनके अंदर भी शेयर किया जाए। एनजीओ अगर एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट के अंदर एनजीओ है, कहने का मतलब है कि जो पावर है उन्हें एनजीओज को शेयर किया जाए, ताकि जो लोकल लेवल से यानी यहाँ पर जो भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है उनके अंदर एनजीओ पावर को अच्छे से शेयर करे। ओके, यानी कि पावर को जो गवर्नमेंट है उसके अलावा भी जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर किया जाए, ताकि पावर शेयरिंग अच्छे से हो। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नाउ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर को पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर किया जा सकता है, प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर किया जा सकता है और मूवमेंट्स में भी शेयर किया जा सकता है। मूवमेंट जैसे कि आंदोलन, लोग आंदोलन क्यों करते हैं? अपनी मांग पूरी करवाने के लिए, तो वो एक तरह से पावर शेयरिंग का फॉर्म ही तो है। यानी कि वो अपनी मांग को सरकार तक ले जाने के लिए वो आंदोलन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए तो होती है, यानी कि मान लीजिए आप कि अगर बात करें, मान लीजिए कोई भी दो पार्टी है, अब अगर चुनाव के अंदर एक पार्टी जीत जाती है तो जो हारी हुई पार्टी है उसका काम क्या होगा? उसकी खिंचाई करना, और वो खिंचाई करेगी तो क्या होगा कि वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, वो जो भी हमारे देश है उसके लिए अच्छा करेगी। तो प्रेशर ग्रुप्स और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी, मूवमेंट इसीलिए होते हैं ताकि पावर शेयरिंग अच्छे से हो पाए अपने देश के अंदर। इतना बड़ा हमने चैप्टर पढ़ा, इसके अंदर क्या सीखा कि जिस देश ने अगर पावर शेयरिंग की, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखा, पावर को अच्छी जगह शेयर किया, तो उनका देश अच्छे से चलेगा। जैसे कि अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने अपने देश को संभाला, ठीक है, बेल्जियम के लीडर्स ने, लेकिन श्रीलंका के लीडर्स ने अपने देश को अच्छे से नहीं संभाला। उससे क्या हुआ कि उनका देश अलग अलग हिस्सों में टूट गया। ठीक है, तो पावर शेयर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है किसी भी देश के अंदर। ओके, सो ये हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना। और अगर आप को ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। ओके, सो प्लीज़ मेहनत के लिए आप शेयर जरूर कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।